हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो है स्थलचर जंतुओं के बारे में जो है अनुकूलन के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन जो है नभचर जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। नभचर नभचर देखिए, नभचर का मतलब, नभ का मतलब आकाश, चर का मतलब विचरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले। आकाश में विचरण करने वाले, ठीक है। अब आकाश में विचरण कौन करते हैं? मुख्य रूप से पक्षी करते हैं। कौन करते हैं? पक्षी, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, यानी नभचर में किसको रखा गया? पक्षी वर्ग को रखा गया। पक्षी वर्ग की विशेषता इसके अंतर्गत रखी जाएगी कि इनमें कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो नभचर में पाए जाने वाले, नभचर में अनुकूलन, नंबर 1 देखिए, इन जीवों में शरीर पर पंख पाए जाते हैं। पंख पाए जाते हैं जो इनको उड़ने में, सहायता प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। जो पंख होते हैं उन्हीं की सहायता से ये उड़ते हैं। अब ध्यान देना। दूसरा, इनमें जो अग्रपाद होता है ना, वो ही पंखों का रूपांतरण होता है। इनमें अग्रपाद, इनमें पाए जाने वाले अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। तीसरा, इनकी हड्डियां खोखली, इनकी हड्डियां खोखली होती है। इनकी हड्डियां कैसी होती है? खोखली होती है। तथा फेफड़ों में वायुकोश पाया जाता है, जो इनके शरीर को हल्का बनाता है, जो इनके शरीर को हल्का बनाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से अपन उड़ने के अनुकूलन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। चौथा, इनमें
चोंच पाई जाती है। जो भोजन ग्रहण करने में सहायक होती है। ध्यान देना, उदाहरण के तौर पर देखते हैं अपन। उदाहरण में जैसे पक्षियों में चिड़िया है, कबूतर है, बाज है, चील है, ठीक है ना, इन सभी को रखा जाता है। और भी बहुत सारे पक्षी हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग मैंने बताया था, शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ने में सक्षम नहीं है, उड़ने में सक्षम नहीं है। ये उड़ नहीं सकता। तो ये नभचर जंतुओं में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं, जिनके बारे में अपन ने बात की है। इसके बाद में जो है आपके जो है यहाँ पर जंतुओं में अनुकूलन का टॉपिक ख़त्म होता है। अब अपन एक नए टॉपिक के साथ चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है द्विनाम पद्धति। तो ध्यान देना, द्विनाम पद्धति। देखो नाम से मालूम पड़ रहा है द्विनाम। द्विनाम का मतलब नामकरण दो तरीके से किया जाएगा इसमें। द्विनाम पद्धति सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है इसका द्विनाम पद्धति का, ठीक है। पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यह है, द्विनाम पद्धति के जनक, इसके जनक कौन है, किसने द्विनाम पद्धति प्रारंभ की थी। तो द्विनाम पद्धति के जनक है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की थी। अब द्विनाम पद्धति देने का कारण क्या है? कारण ये है कि हम जानते हैं कि हम भारतवासी या संसार में आप जानते हो कि विभिन्न प्रकार के देश हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। कोई किसी भाषा में बोलता है, कोई किस भाषा में बोलता है, कोई किस चीज़ को क्या बोलता है, कोई किस चीज़ को क्या बोलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की भाषा को समझ नहीं पाते। तो इस चीज़ के निवारण के लिए है वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस चीज़ के निवारण के लिए ही वैज्ञानिकों ने जो है द्विनाम पद्धति को सुझाया कि मतलब एक ऐसी सर्वमान्य परिभाषा या नाम दे दिया जाए जिसकी पहचान सभी को हो सके, जिससे सब जिसके नाम से ही सब उसे पहचान सके। तो इसी कारण जो है द्विनाम पद्धति प्रचलित हुई थी। अब द्विनाम पद्धति में क्या हुआ, जो आपके बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम लिखा आते हैं, यानी वानस्पतिक नाम और जीव वैज्ञानिक नाम, यानी जो पादप होते हैं उनके लिए तो वानस्पतिक नाम का प्रयोग करते हैं, और जो जंतु होते हैं उनके लिए जीव वैज्ञानिक नाम का प्रयोग करते हैं। तो कैरोलस लीनियस ने जो है सर्वप्रथम इसके लिए प्रयास किया था, इसलिए इसे जो है द्विनाम पद्धति का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो इन्होंने द्विनाम पद्धति लिखने के जो है कुछ नियम बताए। द्विनाम पद्धति लिखने के नियम। अब द्विनाम पद्धति लिखने के क्या नियम है? नंबर 1,
द्विनाम पद्धति में पादप या जंतुओं की वंश व जाति क्रमशः वंश व जाति को प्रदर्शित किया जाता है। द्विनाम पद्धति में पादप या जंतुओं की क्रमशः वंश व जाति को प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 2, देखो वंश व जाति का नामकरण अंग्रेजी में करते समय वंश व जाति का नामकरण अंग्रेजी में करते समय वंश के पहले अक्षर को बड़ा लिखते हैं तथा जाति के पहले अक्षर को छोटा लिखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, उदाहरण में अपन देखते हैं आलू। अब आलू जो है, ठीक है ना, आलू का वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो यहाँ पर एस सोलेनम, अब ट्यूबरोसम में ट्यूब, इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला अक्षर कैसा लिखा है, बड़ा लिखा है, और यहाँ पर जो वंश का है पहला अक्षर कैसा है, बड़ा, ठीक है, और ये जाति का पहला अक्षर कैसा है, छोटा है। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो है ये प्रथा प्रचलित है किताबों में। जब आप देखोगे तो तीसरे नंबर पर मैं बता देता हूँ कि जो अक्षर होता है ना उसे थोड़ा तिरछा लिखा जाता है। अंग्रेजी में लिखते समय वंश व जाति को तिरछा लिखते हुए प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा कैसे लिखाम आएगा, तिरछा लिखाम आएगा, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में लिखते समय वंश व जाति को तिरछा लिखते हुए प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो अंग्रेजी की बात हुई, लेकिन यदि हिंदी में लिखा जाए, ठीक है ना, तो हिंदी में अपन कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देना।
हिंदी में लिखते समय, तो 3 हो गए थे। चौथा, वंश व जाति को हिंदी में लिखते समय अलग अलग रेखांकित किया जाता है, रेखांकित किया जाता है। उदाहरण देखिए, उसी का देखते हैं, और भी उदाहरण बता दूंगा मैं आपको। आलू, अब आलू का नाम लिखना है अपन को, तो आलू का लिखेंगे सोलेनम, ये नामांकित कर दिया। ट्यूबरोसम, ये अलग अलग, तो ये अलग अलग किया है, दोनों को अलग अलग कर दिया एक दूसरे से रेखांकित करके, तो ये बता रहा है ये वंश और ये जाति है। इसी प्रकार और मटर, मटर का वानस्पतिक नाम लिखें पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ठीक है। इसी प्रकार और नाम देखें अपन, जैसे आम, आम का बॉटनिकल नेम देखें मेजिफेरा इंडिका, मेजिफेरा इंडिका, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अपन जो है द्विनाम पद्धति में वंश व जाति को प्रदर्शित करते हैं, और इसके जनक कौन हैं? कैरोलस लीनियस। तो इसके साथ ही अपनी 7th यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन नेक्स्ट चैप्टर से चालू करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।